हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप लोग दोस्तों? इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरोप के एक देश हंगरी में और बुदापेस्ट सिटी में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखना है इसको, क्योंकि हंगरी ने जो अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए हैं 2024 मार्च में, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत से लोगों की क्वारीज आ रही हैं और हर बंदा एक नया सवाल कर रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता सही तरीके से कि ये रूल्स रेगुलेशंस क्या चेंज किए गए हैं, कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट की गई है। तो इस वक्त मैंने ये पूरे नोट्स तैयार किए हैं और आप लोगों को मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने अपने लॉयर से या अकाउंटेंट से या दूसरे लॉयर्स डिस्कस करने के बाद जो मैंने अपनी प्रॉपर ये नोट्स तैयार किए गए। तो इसमें आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे, जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, जीमेल पे कर रहे थे। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा सवाल आ रहा था वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए, जैसा कि वर्क वीज़ा कब इशू किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट का मसला था। स्टडी वीज़ा वाले लोग पूछ रहे थे कि रिजेक्शन की क्या रीज़न आ रही हैं, ज़्यादातर जो रिजेक्शंस आ रही हैं। उसके बाद फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा वाले लोगों के लिए भी, इन्वेस्टर वीज़ा वाले लोगों के लिए भी इसमें बात की गई है। और जो हंगरी में आप लोग रहते हो, जो ऑलरेडी मौजूद हैं लोग हंगरी में, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हम अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के आप लोगों के जो जवाब हैं ये मैं आपको आज की इस एक वीडियो में दे दूँगा। और जो इम्पॉर्टेंट हंगरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसका अभी तक किसी को भी नहीं पता, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि अभी तक किसी बंदे को भी नहीं पता और आप तमाम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए, जिन्होंने नवंबर और दिसंबर में अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे। तो उन लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें वीज़ा कब इशू किया जाएगा और कब हम ट्रैवल करके हंगरी आ सकते हैं। अब देखें, इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि जिन भाइयों ने पिछले साल वीज़ाज़ अप्लाई किए थे, तो नवंबर और दिसंबर में जितनी भी एप्लीकेशन आई थी, उसके बाद आगे जनवरी फरवरी 2 महीने तो इमिग्रेशन बंद रही, आप सब लोगों को पता है। अब मार्च जैसे ही स्टार्ट हुआ तो लोगों के रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए। मैं देख रहा हूँ जितने भी वीज़ा आ रहे हैं सभी अप्रूव हो रहे हैं, रिजेक्शन बहुत कम है। तो आप लोग थोड़ी पेशेंट रखें। अगर आपका केस दिसंबर में या नवंबर में सबमिट हुआ है तो आपको मार्च के एंड तक रिज़ल्ट आ जाएगा आपके वीज़े का। सेकंड नंबर पे अब जो सवाल आ रहा था अपॉइंटमेंट को लेके कि सर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, पाकिस्तान से नहीं मिल रही, इंडिया से नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट, हमें बांग्लादेश से। तो अपॉइंटमेंट आप लोगों को हंगरी की, क्योंकि सिस्टम अभी इन्होंने स्टार्ट किया मार्च में, तो बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग में अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल के केसेस को वो सॉल्व करें, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक मेरी जानकारी और मुझे जहाँ तक पता चला है कि अप्रैल के आखिर तक आप लोगों को अपॉइंटमेंट मुश्किल है कि मिले। VFS ग्लोबल से हंगरी की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वहाँ से आप लोगों को अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल मिलेगी। जो नए लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आपको अप्रैल के एंड तक वेट करना होगा, उससे पहले अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और जिसको मिल गई है उसकी बहुत गुड लक है। इसके बाद अगला जो सवाल था आप लोगों का कि सर हंगरी ने पहले तो आप लोगों को जो वर्क वीज़ा मिलता था, स्टिकर वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो 1 साल का मिलता था और उस 1 साल के अंदर आपने ट्रैवल करना होता था हंगरी में। लेकिन अब इस कानून को भी चेंज कर दिया गया। अब जो वीज़ा आपको मिलेगा, उस वीज़ा के ऊपर जो वर्क वीज़ा आपको मिलेगा ये होती है सिंगल एंट्री, और यहाँ आने के बाद आपको उसके ऊपर मिलता है कार्ड, TRC कार्ड। ये वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो जो आप लोगों को वीज़ा मिलेगा उसके ऊपर आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। अगर आपने 3 महीने में ट्रैवल नहीं किया तो फिर आप उसके बाद ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए। आप सुन लो कि जैसे ही आपको वीज़ा इशू किया जाता है, अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है, वरना आपका वो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उन भाइयों के लिए जो अपना वीज़ा यहाँ पे चेंज करवाना चाहते थे, या जो लोग चाहते थे कि वो स्टूडेंट से वर्क परमिट पे आ जाएं, या वर्क परमिट से वो सेल्फ पे आ जाएं, या सेल्फ से वो अपना कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर दें। तो वो अब हंगरी आने के कितने समय के बाद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। गाइज़, हंगरी आने के बाद आप जिस वीज़ा पर भी आते हो, वर्क वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे, अगर आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हो तो आपको 3 महीने वेट करना होगा, 90 डेज़ आपको वेट करना होगा। उसके बाद ही आप अपना वो वीज़ा जो है तो वो चेंज करवा पाओगे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे, या स्टडी टू वर्क परमिट, स्टडी टू सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, या आप ऑलरेडी अगर वर्क परमिट पे तो आप वर्क परमिट से सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे आने के लिए आपको 3 महीने वेट करना होगा। ठीक है, ये एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। अब हंगरी की रिजेक्शन हो रही है जो बहुत ज़्यादा,
स्टूडेंट्स के लेके और वर्क वीज़ा वाले लोगों को लेके रिजेक्शन क्यों हो रही है ज़्यादा, और इस रिजेक्शन से आप लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। रिजेक्शन की जो बड़ी वजह है मैं आप लोगों को बताता चलूँ गाइस, रिजेक्शन होती है मल्टीपल रीजंस की वजह से। जो इस वक्त रिजेक्शन हो रही है सबसे ज़्यादा लोगों की, उसकी जो सबसे मेन वजह है वो ये कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, उनको कंपनी का नाम सही से बोलना नहीं आता, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये कि उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी हंगरी के किस सिटी में है। तीसरे नंबर पर यह कि उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्होंने वहाँ पे जाके काम करना है क्या है। उनको बस कहा जाता है कि आप लेबर में जा रहे हो, आपकी ये लेकिन नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि इस बंदे की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी कितनी है, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, कब से कब तक ड्यूटी होगी उसकी, कितनी छुट्टी होगी उसकी महीने में, और कितनी सैलरी होगी उसकी। सैलरी के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि मेरी कितनी सैलरी लगी है हंगरी में, और बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हंगरी में है कहाँ पे, हंगरी कंट्री है कहाँ पे यूरोप में। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक मल्टीपल रिजेक्शन की रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले जितने भी टाइम से लोगों के जो वीज़ा हम देख रहे हैं रिजेक्ट हो रहे हैं, जब वो अपनी रिजेक्शन की कॉपी भेजते हैं तो उसके ऊपर साफ साफ ये लिखा होता है कि एम्बेसडर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, बंदा जो है वो एम्बेसडर को या इंटरव्यूअर को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, इस रीज़न की वजह से बंदे का वीज़ा वो रिजेक्ट कर देते हैं। सेटिस्फाइड आप उनको इसी तरीके से कर सकते हो कि आप उनको कन्विंस करो कि आपको हर चीज़ पता है हंगरी के बारे में, उस सिटी के बारे में जहाँ आप काम करने के लिए जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के ऑनर का नाम आपको पता है, आपको पता है आपकी सैलरी कितनी है, आपको पता है आपकी ड्यूटीज़ कितनी हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपकी रिजेक्शन कम होगी। स्टडी वीज़ा की रिजेक्शन भी इसी वजह से होती है कि स्टडी वीज़ा पे जो लोग आ रहे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि सही तरीके से कि वो किस कोर्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे भी मेरे पास रिजेक्शन की रीज़न आई है कि बच्चे को यही नहीं पता था कि उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया। जब उससे सवाल किया गया एम्बेसी से तो वो ये नहीं बता पाया कि उसने किस चीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, किस यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, और उसकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, कौन से रोड पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी उसकी फ़ीस होगी मंथली सेमेस्टर की। क्योंकि नॉर्मली ये तमाम काम पाकिस्तान इंडिया से नॉर्मली एजेंट हजरात कराते हैं और हम लोग खुद इतनी तैयारी नहीं करते इन चीज़ों की। हालांकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें हमारी एक सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है, हम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी हंगरी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सिटी में है, हमारा कोर्स कौन सा है, और हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल सी चीज़ें हैं लेकिन हमारे लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर, जिस वजह से रिजेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टडी वीज़ा की रिजेक्शन इसलिए भी ज़्यादा होती है कि बहुत से लोग आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में फ़ेक बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अब एम्बेसी को भी काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये किस तरीके से फ़ेक स्टेटमेंट बनती है और आप लोग किस तरीके से ये फ़ेक स्टेटमेंट एम्बेसी को देते हो। तो फ़ेक स्टेटमेंट्स की बड़ी रिजेक्शन की वजह आती है। इसके बाद गाइज़ ये भी बताता चलूँ कि इम्पॉर्टेंट है वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए कि वो अपनी फैमिली को कब बुला सकते हैं हंगरी में। जिन लोगों के पास भी किसी कैटेगरी का भी ओल्ड वर्क परमिट है, जो अभी लोगों के पास पर वर्क परमिट हैं, जितने भी लोग हंगरी में मौजूद हैं, जिन लोगों को अभी वर्क परमिट इशू हुए हैं या जिनके पास हैं ऑलरेडी, या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो लोग अभी मौजूद हैं हंगरी में, ये तमाम लोग अगर अपनी फैमिली को बुलाने में इंटरेस्टेड हैं तो 31 अगस्त 2024 तक आपके पास टाइम है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोगों के लिए बैन कर दिया जाएगा 1 साल तक। वर्क वीज़ा वाले लोग 1 साल के बाद अपनी फैमिली को बुला सकेंगे, और स्टडी वीज़ा वाले लोग जो स्टडी के ऊपर यहाँ पे आते हैं उनके लिए अपनी फैमिली को बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जितने भी लोग मौजूद हैं हंगरी में इस वक्त, अगर वो अपनी फैमिली को बुलाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के पास 31 अगस्त 2024 तक का टाइम है। आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हो हंगरी में, और वो यहाँ पे आके रह सकते हैं आपके साथ। उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है और यहाँ पे आके आपकी जो वाइफ होगी या हस्बैंड, वो भी अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के गेनफुल एक्टिविटी उस पर वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है तो आप उसको बुला सकते हो 31 अगस्त तक। अच्छा, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल था आप लोगों का, वीज़ा तो आप लोगों का लग जाता है। अब जब बहुत से ऐसे एजेंट हैं इंडिया में बैठे हुए हैं जो वीज़ा तो लगा देते हैं आपको, लेकिन वो आपको ट्रैवल नहीं करने देते। इसकी क्या बड़ी रीज़न हो सकती है? बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा वीज़ा तो इशू हो गया, हमारे एजेंट ने हमें बता दिया कि वीज़ा हमारा लग चुका है, लेकिन एजेंट हमें जाने नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि नहीं, आपने अभी वेट करो, अभी आपने नहीं जाना, आपने थोड़ी देर के बाद ट्रैवल करना है। इसकी क्या बड़ी रीज़न हो सकती है, क्यों आपको वो नहीं आने दे रहा है? इसकी 2 बड़ी मेन इशू हैं। इसमें 2 बड़ी रीज़न्स होती हैं। नंबर 1 रीज़न इसमें ये होती है कि जिस कंपनी में आपको वर्क वीज़ा इशू होता है, या तो उस कंपनी
को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वीज़ा प्रोसेस करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और सम टाइम उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो कंपनी होती है वो नया बंदा हायर कर लेती है, क्योंकि उनको तो बंदा चाहिए काम के लिए। तो कंपनी के पास जगह नहीं है कि वो आपको कहाँ काम दें, उनके पास तो ऑलरेडी वर्कर मौजूद है, लेबर जो उनके पास शॉर्टेज थी उन्होंने उसको फुलफ़िल कर लिया। पहले रीज़न ये हो सकती है कि एजेंट आपको इसलिए रोके हुआ है। दूसरी रीज़न ये कि अभी तक आपका वहाँ पे अकोमोडेशन का बंदोबस्त नहीं हो रहा। जिस कंपनी ने आपको हायर किया या जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है उनके पास आपको रखने के लिए जगह नहीं है कि आप कहाँ पे जाके रहोगे। तो ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एजेंट आपको ट्रैवल करने से रोक रहा होता है। ये बहुत से लोगों का सवाल आता है, स्पेशली इंडिया से। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी लोगों के पास भी ओल्ड वर्क परमिट हैं या स्टडी परमिट है वो अपनी फैमिली को 31 अगस्त तक इनवाइट कर सकते हैं। अब ये बताता चलूँ मैं आपको कि अब जब ये नया गेस्ट वर्क वीज़ा जो इन्होंने इशू किया तो ये कैसे काम करेगा। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हमें दोबारा अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो एक्चुअल में अब जो भी आप एप्लीकेशन देंगे, आप एक मरतबा हंगरी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जब वो अब अपनी एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, वीज़ाज़ एक्सटेंशन के लिए, स्टडी वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए, वर्क वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए, तो वो एक्सटेंशन के लिए नहीं जाएंगे। एक्सटेंशन टोटली ख़त्म हो गई है, एक्सटेंशन नहीं होगी आपकी। यहाँ से आप नया वीज़ा अप्लाई करोगे। जब भी आप जाओगे आपको नई वीज़ा की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आप हंगरी के अंदर रहते हुए अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो टोटली एक नया प्रोसेस होगा। जैसा कि आप पाकिस्तान में या आते हो, इंडिया से आते हो, जब एम्बेसी में जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो तो वो न्यू एप्लीकेशन होती है। इसी तरीके से ये पूरी एक नई एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होगी। हर कार्ड या हर केस हंगेरियन उसको कहते हैं एल शुकियादाश। एल शुकियादाश मीन्स के न्यू एप्लीकेशन होगी आपकी। हर बंदे की ये एक न्यू एप्लीकेशन होगी। जब आप अपने स्टडी वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए, वर्क वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए या इवन के गेनफुल एक्टिविटी की अगर आपके पास वीज़ा और आप उसकी एक्सटेंशन के जब आप जाओगे इमिग्रेशन में बुदापेस्ट में या हंगरी के किसी भी सिटी में, तो वो आप एक्सटेंशन के लिए नहीं जाओगे, आपने टोटली नई एप्लीकेशन लेनी है। नई एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता थी, जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अब हर एप्लीकेशन वो नई एप्लीकेशन होगी। जो भी आप एक्सटेंशन के लिए जाओगे, जो कुछ भी करोगे, हर एप्लीकेशन अब नया वीज़ा प्रोसेस होगा। तो ये कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आप लोगों को बताने थे। दूसरा, स्टडी वीज़ा वाले लोगों के लिए बताता चलूँ कि अब स्टडी वीज़ा वाले लोगों के लिए चांसेस बहुत बढ़िया हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा की रेशो अब हंगरी के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी पहले की निस्बत, क्योंकि स्टूडेंट्स के राइट्स जो हैं वो बहुत कम कर दिए हैं, इसलिए अब स्टूडेंट वीज़ा जो है वो उसकी रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको हंगरी के हवाले से देनी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है आप वो मुझसे कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, टिकटॉक पे, जीमेल के ऊपर आप अपना मैसेज छोड़ दो। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आपका सवाल अर्जेंट है, आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हो, तो आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद आपको कॉल करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे पास अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पैसे नहीं हैं, ये वो। तो देखिए भाई, हर बंदे का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर आपको 10 मिनट या आधा घंटा भी आपके साथ बात करूंगा तो मैं उस टाइम के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूं यहाँ पे। तो उस चीज़ के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है, अगर आप पैसे नहीं दे सकते अपना मैसेज छोड़ दें मैसेंजर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।